क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1236 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का या यूं कहें कि पूरे सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक था, वह मर जाता है और उसके कई पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन से ही अपने पिता की लाडली थी। पिता से उसने शासन के सारे गुण सीखे थे, यानी कि बचपन से एक शासिका में क्या क्या गुण होना चाहिए वह सब कुछ उसमें आ गया था। तो इल्तुतमिश चाहता था कि मेरे बाद मेरी पुत्री रजिया ही गद्दी संभाले, वह शासिका बने। और 1236 में जब वह मर जाता है तो उसके इच्छा के विपरीत उसका पुत्र जो था रुकनुद्दीन फिरोज वह गद्दी पर बैठता है। इसके पीछे कुछ दरबारी लोगों का हाथ था। वे लोग नहीं चाहते थे कि कोई लड़की जो है शासक बने, क्योंकि उसके आगे हम सबको सर झुकाना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा। तो उन्होंने रजिया के जगह पर रुकनुद्दीन फिरोज को नया शासक बनाने में सहायता की। लेकिन कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो चाहते थे कि इल्तुतमिश की इच्छा पूरी हो और रजिया सुल्तान शासिका बने। तो कुछ दिनों के बाद रुकनुद्दीन फिरोज की जगह रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठती है 1236 ईस्वी में। 1236 में एक शासिका के रूप में उसने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। वह भारत की प्रथम महिला एवं मुस्लिम शासिका थी। इसने दरबार में मर्दों के कपड़े पहन करके आना शुरू किया। जैसे इसके पिता चोगा पहनते थे, टोपी पहना करते थे, उसी तरीके से वह दरबार में आती और गद्दी पर बैठा करती थी। यह दरबारियों को अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को पर्दे में रहना है और यह तो पूरा मर्द के ही कपड़े पहन करके आती है ना। तो उससे ये लोग घृणा करने लगे। और इसी के राज में एक तुर्क जनजाति का व्यक्ति था जिसका नाम था याकूत। याकूत जो था, इससे रजिया की नजदीकियां बढ़ने लगी और नजदीकियां इतनी बढ़ी कि इसने अपने अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया। अब तो दरबारियों की जलन की जो सीमा थी वह ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। उन सभी ने मिलकर इसके विरुद्ध एक षड्यंत्र किया। और वह षड्यंत्र क्या था कि उन दिनों भटिंडा जो कि पंजाब में पड़ता है, वहां का सूबेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया को इन लोगों ने कहा कि दिल्ली की गद्दी पर रजिया जो शासन कर रही है वो अयोग्य शासिका है। असल में बादशाह या सुल्तान के लायक आप हैं। आप प्रयास कीजिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे, रजिया को हराइए और नया सुल्तान आप बनिए। किसको बोला? अल्तुनिया को। इधर अल्तुनिया क्या करता है, वह अपनी पूरी फौज लेकर के दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है और रजिया को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करके वह उसे दिल्ली के बाहर लेकर के चला जाता है भटिंडा की तरफ। अब इधर दिल्ली की गद्दी हो गई खाली, अब यहाँ पर कोई शासक था नहीं। तो इल्तुतमिश का एक पुत्र था और रजिया का एक भाई, जो काफी दिनों से जिसकी मंशा थी कि मैं
सुल्तान बनूं, तो उसने क्या किया, उसका नाम था बहराम शाह। यह बहराम शाह जो है दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाता है, अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेता है। इधर रजिया ने क्या किया, इसने जब देखा कि यह अल्तुनिया मुझे छोड़ेगा नहीं, हो सकता है मुझे जान से भी मार दे, तो उसने एक चालाकी की। क्या चालाकी किया कि उसने अल्तुनिया से कहा कि आप हमसे शादी कर लें, है ना, आप हम दोनों शादी कर लेंगे तो हम दोनों मिल करके दिल्ली पर शासन करेंगे। अल्तुनिया तैयार हो गया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन जब इनको पता चलता है कि दिल्ली में बादशाह के रूप में, सुल्तान के रूप में बहराम शाह बैठ गया है, तो ये लोग अपनी फौज लेकर के दिल्ली की तरफ चलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये 1240 की बात है, जब ये लोग दिल्ली की तरफ आ रहे थे, रजिया और अल्तुनिया, तो बीच रास्ते में इनकी हत्या हो जाती है। और इनकी हत्या के संबंध में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बहराम शाह जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, जो इसका भाई था, उसी ने इन दोनों की हत्या करवाई। और कुछ इतिहासकारों का मत है कि जब ये लोग भटिंडा से दिल्ली आ रहे थे, तो बीच रास्ते में कुछ डाकुओं ने लूटपाट के उद्देश्य से इन पर हमला किया और इनको जान से मार दिया। चलो मत कर, चलो शुरू कर। 1240 से 1242 तक बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान रहता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक, और नासुरुद्दीन महमूद शाह ये 1246 से 1266 तक सुल्तान रहता है। ये तीनों सुल्तान ऐसे थे जो जिनके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे नहीं जाते, क्योंकि ये इतने योग्य शासक नहीं थे, इसलिए सिर्फ नाम ही जान ले इनका। अब जो आता है इस गुलाम वंश का सबसे प्रतापी शासक, जिसका नाम था बलबन, 1266 में यह गद्दी पर बैठता है और 1287 तक एक सुल्तान के रूप में कार्य करता है। और इसके शासन अवधि और इसके प्रमुख कार्यों को हम लोग आगे देखेंगे। 1266 में नासुरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर गयासुद्दीन बलबन सुल्तान का पद हासिल करता है। आइए इसके बारे में जान ले। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुल्तान था गुलाम वंश का, जिसने बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे रुक रे, बंद करता तनी। गयासुद्दीन बलबन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि ये तुर्कान चिहलगानी का एक सदस्य था। तुर्कान चिहलगानी, जिसका निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो 40 सरदारों का जो दल था उसमें ये भी था। और इसने क्या किया, ये बड़ा ही चतुर था। ये जितने सुल्तान हुए, सब सुल्तानों के कार्यकाल में अपनी शक्ति को बढ़ाता गया, और अंत में जो हमने पढ़ा था नासुरुद्दीन महमूद शाह, जो 1246 से 1266 तक सुल्तान बनता है, उससे अपनी पुत्री का विवाह कर लेता है। और नासुरुद्दीन शाह की स्थिति बाद में ऐसी हो गई कि वह राज्य चलाने के लायक नहीं रहा, तो उसकी हत्या करके यह गद्दी पर बैठ जाता है। यानी कि अपने दामाद की हत्या करके इसने गद्दी हासिल किया था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। नासुरुद्दीन शाह से जब इसने अपने पुत्री का शादी किया था, तो इससे खुश होकर नासुरुद्दीन शाह ने इसे उलुग खां की उपाधि दी थी। ये परीक्षा में आता है कि उलुग खां
किस सुल्तान को कहा जाता है और उलुग खां की उपाधि इसे किसने दी थी। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जिस तुर्कान चिहलगानी का यह सदस्य था, बाद में जब यह सुल्तान बना तो उसने तुर्कान चिहलगानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यानी कि इसमें जितने सदस्य थे तुर्कान चिहलगानी के 40 सदस्य, सबकी यह हत्या करवा देता है। और शासन करने के लिए इसने क्या किया, रक्त और लौ की नीति अपनाई। यहाँ रक्त और लौ की नीति से तात्पर्य है कि तलवार के दम पर शासन करना। और यह एक निरंकुश शासक था। निरंकुश से यहाँ तात्पर्य है कि यह जनता की भलाई के बारे में कम सोचता था। मतलब ऐसा शासक जो अपने मन के अनुसार कोई नियम बनाए, अपने मन के अनुसार कार्य करे, चाहे जनता का हित हो या अनहित हो। वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने हेतु, साम्राज्य के विकास हेतु जो नियम बनाए वही निरंकुश शासक कहलाता है। और तो यह निरंकुश शासक था और इसने देवत्व के सिद्धांत को अपनाया था। देवत्व का सिद्धांत का मतलब होता है कि यह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। इसका मानना था कि भगवान ने मुझे राजा बनाया है, मैं राजा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ईश्वर ने ही राजा बनाया है ना। चल, बलबन ने खुद को जिल्ले अल्लाह कहा। उसने कहा कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और उसने खुद को जिल्ले अल्लाह की संज्ञा दी। इसने अपने शासन काल में सिजदा और पाबोस प्रथा को चलाया। ये सिजदा और पाबोस क्या है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कई परीक्षाओं में। सिजदा का अर्थ होता है कि दरबार में आते ही सुल्तान को झुक करके सलाम करना, और पाबोस का मतलब होता है कि दरबार में आते ही सुल्तान के कदमों में झुक करके उसके पैरों को चूमना। जबकि इस्लाम धर्म में कोई भी मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, लेकिन यह अपने आप के सामने सारे मुसलमानों को झुकाता था। इसने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए और मंगोलों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक सैन्य विभाग बनाया था जिसका नाम है दीवाने अर्ज। मंगोलों से इसने रक्षा के लिए उत्तर पश्चिम के इलाके में कई सारे पोस्ट बनाए थे जहां पर वह सैनिकों को रखता था। और यही कारण था कि मंगोल भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। जब भी वे आते उस क्षेत्र में, इसकी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह उनको खदेड़ देता था। 1287 में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1287 से लेकर के 90 तक कैकुबाद नाम का एक व्यक्ति सुल्तान बनता है जो कि उतना योग्य नहीं था। और 1290 में कुछ महीनों के लिए उसका पुत्र क्यूमर्स गद्दी पर सुल्तान के रूप में बैठता है, लेकिन उसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी नामक एक व्यक्ति ने, जो उसका सेनापति था, उसने हत्या करके खिलजी वंश को स्थापित किया। तो इस तरह से हमने पूरे गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के क्यूमर्स तक हमने सबके कार्यकाल के बारे में, जो 11 सुल्तान हुए सबके बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।